बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के कौम से खिताब के हवाले से। ये खिताब उस मौके पर सामने नजर आता है जब मीडिया पर इस बात पर ज़ोर शोर से डिस्कशन की जा रही थी कि वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक और इमरान खान के दरमियान नोक झोंक हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम से खिताब भी किया और अवाम के सवालात के जवाब भी दिए और उनका ये कहना था, मैं जानता हूँ इस बात को कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इस परेशानी से मैं रात भर सो नहीं सकता, लेकिन वो लोग जो मुझसे एनआरओ चाहते हैं उन्हें एनआरओ नहीं दूंगा। ये परवेज मुशर्रफ की तरह मेरे साथ डील करना चाहते हैं, इनको मैं सड़कों पर लेकर आ जाऊंगा लेकिन एनआरओ नहीं दूंगा। लेकिन अगर मैं सड़कों पर निकल आया तो मैं बहुत बुरा साबित हूंगा। इन्हीं के जवाब में मरियम नवाज साहिबा ट्विटर पर यह कहती हैं कि इमरान खान साहब इस बात को जान चुके हैं कि वो नालायक भी हैं नाअहल भी हैं। मेरे वालिद के पीछे आवाम खड़ी थी और यही वजह है कि वो अवामी लीडर हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा ये कहती हैं कि इमरान खान साहब का घर जाने का वक्त आ चुका हुआ है। आरटीएसएस की पैदावार हैं, अब अपने घर वापस जाएंगे क्योंकि नालायक भी हैं और नाअहल भी हैं। शहबाज गिल जी कहते हैं कि अपोजिशन औरत कार्ड खेल रही है और मरियम औरंगजेब साहिबा ने अपने दौरे हुकूमत में अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। दूसरी जानब पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं, किसानों के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। 27 फरवरी को मैं सड़कों पर निकल आऊंगा और आवाम को बता दूंगा कि बल्दियाती निज़ाम को काला कहने वालों को हम उनका मुंह काला करके घर वापस भेज देंगे। इन तमाम चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि हम आपको दिखाएं इमरान खान साहब की तकरीर के वो चंद लम्हात जिनमें वो अपोजिशन को मुखातिब करते हुए ये कह रहे हैं कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद उनके रिएक्शन में मरियम औरंगजेब साहिबा क्या कहती हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कहते हैं और शहबाज गिल क्या कहते हैं। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी, ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक और ज़रा ख़बरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। नवाज शरीफ तब पाकिस्तान आएगा जब नवाज शरीफ की मर्जी होगी और जब मुस्लिम लीग नून का फैसला होगा। और इंशाल्लाह इमरान खान साहब की तकरीर के बाद तो ये मालूम होता है कि कोई और तो फ़ोन उठाता नहीं, लेकिन नवाज शरीफ ने ज़रूर इतला दे दी है कि उनके आने का वक्त हुआ जाता है और तुम्हारे घर जाने का वक्त हुआ जाता है। मुल्क की आला तरीन अदालत से निचली अदालत तक आपके बारे में क्या कहा जा रहा है? झूठे, मक्कार, फ्रेबी, फ्रॉडिये, कन्विक्ट, मतलब मुजरिम, जालसाज। हम नहीं कह रहे, आपने खुद लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि हमारे एटीएम मीन आप लोगों के एटीएम कतरी हैं, ये अपार्टमेंट्स हमें कतरियों ने दिए हैं। सारे जबान बोलने वाले मेरे भाई है, मैं हर शहरी का नुमाइंदा हूं, मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा कि जो भी इसको काला कानून कहते हैं खुद उनका मुंह काला हो जाएगा। आप इंशाल्लाह ताला लोकल बॉडीज में उनका शिकस्त नजर आ रहा है। आप इनका गेम में ना आए, इनका साजिश का हिस्सा ना बने, आप अपना मेहनत करें। आप मुझे हैदराबाद का मेयर जीत के लेकर आए। जी, इस हवाले से बात करने के लिए आज स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करेंगे फयाज वड़ाई साहब, सीनियर एनालिस्ट है। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट है नसरुल्लाह मलिक साहब, और उन्हीं के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं ज्वाइन कर रही हैं फातिमा चदर साहिब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ होंगे राना अरशद साहब। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से? इमरान खान साहब ने हुकूमत के बाद जो एक स्पीच की है और उनका साथ साथ ये कहना है कि अगर मुझे निकालने की बात की गई तो मैं सड़कों पर आ जाऊंगा और मेरा सड़कों पर आना बहुत खतरनाक साबित हो जाएगा। और उसी के बाद हम देखते हैं शहजाद अकबर साहब ये इस्तीफा देके जा चुके। लेकिन ये कहना कि मैं बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा, पाकिस्तान की जो सियासत से जो लोग वाकिफ हैं जी, वो ये बात समझते हैं कि ये सिवाय एक खुशफहमी की और कुछ नहीं हो सकता है। उसकी बुनियादी वजह अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख को देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा पॉपुलर कोई नहीं था, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जनाजा पढ़ने वाले भी जो लोग थे
उनकी तादाद भी आपके सामने है। जी अगरचे पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी सिंध के अंदर ताकत थी, लोगों ने अपने आप को जला दिया, लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल न बन सकी कि ज़िया की हुकूमत या उसका तख्ता उल्टा जाता या उसको हटा दिया जाता। जी मियां नवाज शरीफ साहब जब निकले थे उस वक्त बड़ी बहस जारी थी, लोग उनसे कह रहे थे कि वो रायबंद चले जाएं, मियां साहब बज़िद थे कि वो जीटी रोड से जाएंगे और एक अवाम का ठाठे मारता समुद्र निकलेगा जो बिलाखिर हुकूमत को मजबूर कर देगा उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को कि वो उनके खिलाफ जो फैसले हो रहे हैं या उनके खिलाफ जो इस्टेब्लिशमेंट का एक दबाव था वो कम हो जाएगा। जी लेकिन कुछ ना हुआ। मियां नवाज शरीफ अगरचे एक बड़े जलसे करते हुए लाहौर पहुंचे, लेकिन ये ना हो सका कि लोग इतनी बड़ी तादाद में निकलते कि मुल्क में इनकलाब बर्पा हो जाता। नसरुल्लाह साहब, एक तरफ आपने जितनी खूबसूरती से बताया कि खान साहब जिस तरह से स्पीच कर रहे हैं या उनका जो स्टाइल है वो किस तरह का मैसेज है वो कन्वे कर रहे हैं, वहीं पर शहजाद अकबर साहब का एक ऐसे मौके पर आकर इस्तीफा दे देना कि जहां पे आलमी रिपोर्ट के मुताबिक हम लोग जो है अपनी सतह जो है उससे काफ़ी ज़्यादा और नीचे चले गए हुए हैं और महंगाई और करप्शन जो है वो और ज़्यादा हो चुकी हुई है। इस मौके पर आप क्या समझते हैं? और अपोजिशन जिस तरह से इस बात पे शोर कर रही है, तारुर साहब ने आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शाहिद हकान अब्बासी साहब जो है वो इस बात पे काफ़ी बोले हैं, श्री रहमान साहिबा भी इस बात पे काफ़ी बोली हैं। देखिए, ये हम सब के लिए शायद सोचने का मुकाम यह है कि पाकिस्तान 1993 में करप्शन में 54 नंबर पर था तो आज 180 नंबर पर है जी। तो गुज़श्ता बरसों में ये करप्शन बढ़ी है और खान साहब की हुकूमत आने के बाद मजीद बढ़ी है। फिर खान साहब जिस तरीके से दावे कर रहे थे, शहजाद अकबर साहब भी उन्हीं दावों का निशाना बने हैं कि इतनी दौलत बाहर से वापस लेके आएंगे और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस थे, सलमान सराज शहबाज के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, न उन्हें पाकिस्तान में उन केसेस में कुछ पेशरफ हो सकी बल्कि लंदन की अदालतों से भी शहजाद अकबर साहब को मुंह की खानी पड़ी। तो इस लिहाज से खान साहब बिल्कुल इसी तरीके से किसी मुराद सही साहब को फारग कर देंगे कि 200 अरब डॉलर आपने भी लेके आने थे, 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पर मारने थे और 1 अरब डॉलर पाकिस्तानी अवाम में तकसीम करने थे। ये सारे जो बुलंद बांग दावे थे आस्ता आस्ता रिवर्स करेंगे जब, तो फिर खान साहब को अंदाजा होगा कि अब लोग उनके कितने खिलाफ हो चुके हैं। शहजाद अकबर साहब ने भी जाना था और मुस्तकबिल में आपको और भी बहुत से लोग जाते हुए दिखाई देंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों से निकल जाएंगे। ये आप एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देकर जा रहे हैं कि मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहेंगे। फयाज रईस साहब, मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो जब आते हैं आवाम से खिताब करते हैं और कुछ लोगों के सवालात का जो उनका जवाबात भी वो देते हैं, तो सवाल यहाँ पर ये बनता है कि मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म ने जिस तरह की स्पीच उस दिन की है, इस स्पीच को आप किस तरह से देखते हैं? और बिलखुसूस एक लफ्ज़ उन्हें इस्तेमाल किया कि अगर मैं सड़कों पर आ गया तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो जाऊँगा और मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं सड़कों पर आऊँ। फ़ायदा मलिक साहब ने बड़ी सही बात की है कि खान साहब को अगर देखें तो वो एक खिलाड़ी हैं, खेलते हुए उनको पता होना चाहिए खेल को जीतने के लिए, मैच को जीतने के लिए जो खिलाड़ी है उसको मेहनत करनी पड़ती है, उसको अपनी हिकमत अमली बनाना पड़ती है, उसको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें देती हैं। कोई खिलाड़ी भी ये खड़ा होकर धमकी नहीं लगा सकता कि अगर मैं मैच ना जीता तो मैं बाहर निकल कर ये कर दूंगा, या कोई मुझे किसी ने मैच जीतने से रोका। भाई एक कौन रोक रहा है आपको? अगर आपने मैच जीतना है तो आप खेल लें, आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। देखिए, ये 22 करोड़ आवाम का वज़ीर आज़म था जो उन्होंने तकरीर की जिस तरह, और जिस तरह उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि मैं महंगाई के वाले से जो उन्होंने बात की और जो सवाल किया गया उनके कि अभी घबराना नहीं, तो महंगाई के सवाल से वो गुजर गए। जो बातें उन्होंने की अगर ठीक भी हैं, वो कहते हैं जी महंगाई सिर्फ तनख्वाहदार तबके पे असर पड़ा है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या सरकारी सेक्टर में काम कर रहे हैं। भाई अगर उस पर फ़र्क पड़ा है तो आप उस पर तवज्जो दें। आपके पास अभी 1.5 साल है, उसको अपना एजेंडा बना लें। मैं समझता हूँ फ़ायदा जो उन्होंने तकरीर की है ना, अगर वो इसको थ्रेट की बजाय अपना एजेंडा बना लेते कि अगले 1.5 साल में हमने ये काम करना है, हमने ये तनख्वाहदार तबके को ये मराद देनी है। यहाँ उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जो इंसाफ है वो नहीं मिल रहा। उन्होंने अदालत से भी अपील की, तो क्यों ना वो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं, वो इंसाफ को तेज़ी से मुकम्मल करने के लिए कुछ ऐसे इक़दाम करें जो लोगों को नज़र आएँ, वो भी अपने एजेंडे में शामिल करें जो अगले 1.5 साहब, नसरुल्लाह साहब ने जो बात की थी जिसको आप भी इंडोर्स कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी जब खान साहब धरने पे हुआ करते थे तो वो किसकी छतरी के साए में रहकर उन्होंने अपना धरना कामयाब करवाया था और कभी तो 50 लोग होते थे और कभी क्राउड बहुत ज़्यादा था। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि वो इस वक्त अपोजिशन के लीडर नहीं हैं, वो इस वक्त मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म हैं और मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म एक पब्लिक टेलीविज़न पर आकर लोगों से इस तरह का खिताब करके जा रहे हैं
सर, उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप देख रहे हैं, उनके अल्फाज को आप देख रहे हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि क्या मुल्क के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बगैर किसी वजह के या बगैर किसी के कहने पर, किसी के बोले बगैर वो कोई ऐसी स्पीच कर सकते हैं? अब देखिए कि खान साहब ने जब से ये तकरीर की, आप जानती हैं, और वो जो पूरे मुल्क का एक सर्द मौसम था उसमें कितनी गर्मी आ गई, और मीडिया पे ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे आप देख रही हैं कि फ़ायदा एक तूफ़ान मचा हुआ, हर बंदा अपनी अपनी राय दे रहा है कि वो किसको ये बात प्राइम मिनिस्टर सुनाना चाह रहे थे और किसको और बताना बिल्कुल चाह रहे उन्होंने थे। ऐसे मौके पर स्पीच की है जहां पर इमरान खान और परवेज खट्टक साहब की नोक झोंक के बारे में मीडिया पे डिस्कशन होना शुरू हो चुकी बहुत थी। सारी चीज़ें सियासत में देखी जा रही है, जिस तरह आप देख कह रही थी कल उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, शहजाद अकबर साहब ने शहजाद इस्तीफा अकबर दे दिया। तो ये सारी सूरत समझ आ रही। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि अगर मुझे निकाला तो मैं ये कर दूंगा, क्या उन्हें ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने चाहिए थे कि नहीं, इसके क्या उनसे ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल कराए गए, ये भी तो एक सवाल हो सकता है। अब देखें कि जितने लोगों की सोच है जो उनके फेवर में है, इसका मतलब वो और ले रहे हैं, जो उनके ख़िलाफ़ हैं वो उसका मतलब और रहे हैं, जो जिसकी सोच है उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर की इस तकरीर को ले रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीर की है ये शायान शान नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का, 22 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है। तो बड़ाई साहब उनके एडवाइजर क्या कर रहे हैं? फायदा अपोजिशन में ना और बात है, उस वक्त उन्होंने 120 दिन का धरना भी दिया, लोग उनकी सुनते थे, इसलिए लोग सुनते थे, लोगों को उनसे उम्मीदें थी। आप जानती हैं, आप भी उनकी वोटर थी, हम भी वोटर थे, बेशुमार उनके वोटर थे जिनको उनसे उम्मीदें थी उनकी लीडरशिप में। अब खान साहब जब बाहर आएंगे ना दोबारा मैदान में, तो बिल्कुल मलिक साहब ने सही कहा, तो अब उन्हें सूरत हाल डिफरेंट। लेकिन खान साहब अपना कंपैरिजन जो है वो मरहूम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जी जैसे उनके पीछे अवाम की ताकत थी, मेरे पीछे भी अवाम की तो वो तो ताकत उन्हें है। बड़ी अच्छी मिसाल दी मलिक साहब ने ना, कि जब वो उन पे मुश्किल पेश आई भुट्टो साहब पे, कितने अवामी नुमाइंदे थे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में कोई भी नहीं। अवामी पसंदीदगी के लिहाज से इतना बड़ा लीडर नहीं हुआ, लेकिन जब उन पे मुश्किल वक्त आया तो किसने साथ दिया, ठीक है ना। तो खान साहब को ये भी सोचना चाहिए कि उन पर अल्लाह ना करे कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो कितने लोग साथ देंगे, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर जिस अंदाज से आप थ्रेट कर रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं ख़तरनाक साबित होगा। दुनिया ने आपका क्या इमेज लिया है। ठीक है, आपने कुछ अच्छी बातें भी की हैं, आपने ये कहा है कि मीडिया माफिया जो आपको मायूसी फैला रहा है, मायूसी नहीं होनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को मायूस होने से बचाना भी तो आपका काम है ना। अगर महंगाई है और लोग सही कह रहे हैं महंगाई है, तो आपकी टीम ने जो आपके, अभी आप कह रही थी, जो आपके सलाहकार हैं, जो आपको मशवरे देते हैं, जो एडवाइजर्स हैं, जो आपके एडवाइजर्स और किचन कैबिनेट में बैठे होते हैं, वो आपको बताते नहीं। बल्कि खान साहब ने खुद कहा कि मैं सुबह उठता हूँ तो मैं टेलीफोन अपना खोलता हूँ तो मैं 1 घंटे में सारा मुझे मुल्क के हालात का पता चल जाता है। और अगर उन्हें मुल्क के हालात का सही पता बल्कि चल उन्होंने जाता है, टेलीफोन कॉलर के रिस्पांस में ये बात कही कि मैं खुद रात भर जो है इस टेंशन में सो नहीं पाता कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में अगर उनको टेंशन वाकई होती है और रात को सो नहीं पाते और वो सुबह उनको मोबाइल पे अपना पूरे मुल्क के हालात का पता भी चल जाता है, तो इस तरह की तकरीर करने की ज़रूरत पेश ही ना आती। तो अच्छा। वो सारे ये काम करते कि लोगों की मुश्किलात को हल करते। वड़ाई साहब, एक तरफ तो आपने खान साहब की स्पीच पे बात की, खान साहब की स्पीच के बाद जो है पोजीशन जो है ना उसने काफ़ी रद्दअमल अपना पेश किया है। मरीम औरंगज़ेब साहिबा मीडिया पे आई, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जी खान साहब जो हैं वो RTSS की पैदावार हैं और उसके ज़रिए उनको लाया गया है। सर, इस तरह की जब लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, RTSS की पैदावार हैं या इनको लाने वाला कोई और है, तो क्या इस तरह की बात अगर अपोजिशन की जानिब से की जा रही हो या ख़ुद हुकूमत की जानिब से की जा रही हो, क्या हम अपने मुल्क में जमहूरी निज़ाम को ख़ुद शक व शुबहात का निशाना नहीं बना रहे, उस पर हम उंगली उठाकर? बिल्कुल सही आपने कहा है कि ना तो अपोजिशन का रवैया जमहूरी है और ना ही प्राइम मिनिस्टर का, ना ही हम तो सिर्फ हुकूमत खुद का। मशकूक लेकिन डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है कि वो मियाँ शहबाज शरीफ को, जो अपोजिशन लीडर हैं, आपकी उनसे कितनी भी दुश्मनी हो, आप कह रहे हैं जी वो कौमी मुजरम हैं। भाई कैसे कौमी मुजरम हैं? उन्होंने जुर्म किया होगा जो अदालत में चल रहा है या नहीं किया होगा, अदालत बताएगी। ये फैसला करना तो फ़ायदा अदालत का काम है ना। हर इदारे का अपना काम है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो उनका काम है। प्राइम मिनिस्टर का ये काम नहीं है वो किसी को कौमी मुजरम डिक्लेयर कर दे। ठीक है, आपके पास सबूत हैं, आपके पास चीज़ें हैं, तो आप अदालत में पेश करें जी। जब अदालत उनको कौमी मुजरम डिक्लेयर करेगी तो फिर आप कह सकते हैं। अभी तो उनका रोल यह है कि पार्लियामानी लीडर हैं, वो अपोजिशन लीडर हैं, तो आप उनसे अभी नहीं मिल रहे और आपने खुद ही फैसला कर दिया। लेकिन किसी को मुजरम डिक्लेयर करने का फैसला प्राइम मिनिस्टर के पास तो नहीं है ना। बिल्कुल। तो उनका जो अभी रोल है, जिस रोल में वो काम कर रहे हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो अपोजिशन लीडर हैं, इस वक्त आप उनसे क्यों नहीं मिलते? हाँ, जब कोर्ट उनको मुजरम डिक्लेयर करे फिर आप बांगे तो लगे। लेकिन यहाँ पर तो फयाज साहब
प्राइम मिनिस्टर स्पीच करते हैं तो वो कहते हैं कि मुझसे मुशर्रफ की तरह एनआरओ मांगा जा रहा है, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मुझसे डील मांगी जा रही है, मुझसे डील की बात की जा रही है। लेकिन जब अपोजिशन आती है, शाहिदा खान अब्बासी साहब हों, मरियम औरंगजेब साहिबा हों, उनका ये कहना है हम तो डील की कोई बात ही नहीं कर रहे, किस किस्म की डील के बारे में बात की जा रही है। मैं समझता हूँ कि खान साहब ने ये जो बात की, ये बड़ा आपने अच्छा एक नुक्ता उठाया, जो उन्होंने कहा ना कि मैं समझता हूँ कि जो डील देना है ये मुल्क से गद्दारी है। और उन्होंने ख़ास तौर पर परवेज़ मुशर्रफ का डील का जिक्र किया जो उन्होंने नवाज शरीफ के साथ और बेनज़ीर के साथ की, और उन्होंने कहा कि जो ऐसा अमल जिसने किया कौम से गद्दारी की, और आइंदा भी जो ऐसा करेगा वो कौम से गद्दारी करेगा। ये बड़ा नुक्ता आम है जिस पे मीडिया में मैं समझता हूँ कि जो अभी आपने उठाया इस पर ज़्यादा बहस नहीं हुई। उन्होंने अंदर खान ने ये मैसेज दिया है कि कोई भी ऐसी डील, कोई भी ऐसी बात जो पहले हुई थी कौम ने उसको भी नहीं माफ़ किया और वो भी गद्दारी थी। और आइंदा भी एक इशारा दे दिया कि वो लोग जो सोच रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं कि हमारी कोई डील हो रही है, हमारे बातें हो रही हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कुछ अंदर खाने चीज़ें चल रही हैं, तो उन्होंने अंदर खाने जो होने वाली इस तरह की चेमगोई हैं, उन्होंने अपोजिशन को और उस ताकत को भी बता दिया है कि ये डील जो है या इस तरह की कोई गैर कानूनी या गैर आईनी चीज़ है, कहीं भी हुई तो मुल्क को नुकसान होगा, डेमोक्रेसी को नुकसान होगा। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फातिमा चदर साहिबा, जो कि चेयरमैन भी हैं पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। अस्सलाम वालेकुम फातिमा साहिबा। फातिमा साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी ये मुल्क की जो करंट सिचुएशन बनी हुई है, एक तरफ पे आलमी रिपोर्ट जो आती है उसके मुताबिक करप्शन में जो है वो दिन ब दिन इजाफा हुआ है और हमारा जो नंबर है वो मज़ीद ऊपर की तरफ चला गया है, कि इसका मतलब ये है कि हम मज़ीद करप्ट जो है वो सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। इस हवाले से आपका क्या कहना है? और मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म जब आवाम के सामने आते हैं, खिताब करते हैं, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि अगर मुझे मजबूर किया तो मैं सड़कों पर निकल आऊँगा और मैं बहुत ख़तरनाक साबित हूँगा, ये खान साहब किसको मैसेज देना चाह रहे हैं और ये बात किसको सुना रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि खान साहब मैसेज उन्हीं लोगों को देना चाह रहे हैं जो दिन दिहाड़े बड़के मारते हैं और रात के टाइम एनआरओ मांगते हैं। बात यह है कि वो उन्होंने ये जो शोशे छोड़े में है, डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करके मीडिया के प्रेशराइज करना, हुकूमत को कभी किसी चीज की शॉर्टेज बता देना, कभी किसी चीज की शॉर्टेज बता देना। देखिए, ग्राउंड रियलिटी में देखिए महंगाई हुई है, डेफिनेटली हम इस बात पे एग्री करते हैं, लेकिन जो हमारे रिफॉर्म्स हो रही हैं खान साहब के आने के, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आप 40 साल का दंड आप 3 साल में प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो नहीं डाल सकते, इस हुकूमत के ऊपर तो नहीं डाल सकते। और बात यह कि उन्होंने क्लियर कट मैसेज दे दिया, उन्होंने कहा मैं अब भी हूँ, आप जितना मर्जी जोर लगा ले, जब से मैं आया हूँ आप यही कुछ कर रहे हैं जी। आज हुकूमत जा रही है, फरवरी में जा रही है, मार्च में जा रही है, अप्रैल में जा रही है, पूरा ये साल शुरू होते हैं जनवरी से और एंड दिसंबर तक कर देते हैं, फिर अगली जनवरी से शुरू हो जाती है। और इंशाल्लाह वो अगले 5 साल भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही है। लेकिन दूसरी बात ये है कि एजुकेशन में अगर आते, हमसे ज्यादा एजुकेशन कोई नहीं कर सकता। हमने अपने प्राइम लीडर के साथ जितनी ट्रेनिंग ले ली है, हमें कोई खतरा नहीं है, तो हमारे दिल साफ है, हमारे रास्ते जो हैं वो हमने अवाम के लिए खोल दिए हुए हैं, अवाम को बता दिया हमने कि जो इस मुल्क के साथ इन्होंने किया। इस वक्त हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना अरशद साहब। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। से बात कर रहे हैं मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म की स्पीच के हवाले से। वो किसको ये बात सुनाना चाह रहे हैं, धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी एक तरफ रात के अंधेरों में एनआरओ मांगती है अपोजिशन, लेकिन एनआरओ मैं नहीं दूंगा, परवेज मुशर्रफ वाला काम नहीं करूंगा, जबरदस्ती की गई तो मैं सड़कों पर निकल आऊंगा और खतरनाक साबित हो जाऊंगा। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं समझता हूँ जिस तरह ये आपने सवाल किया है, पूरी दुनिया के लोग और बिलखसूस जो ओवरसीज कम्युनिटी है वो भी परेशान है कि ये 25 जुलाई 2018 के इंटरनेशनल दाखिले के नतीजे में मुसल्लत होने वाला एक मतलब गैर फित्री तौर पर इसका यहाँ पर जो आना है वो 22 करोड़ आवाम के लिए वबाले जान बन चुका है। सही। आज वो टेलीफोन पर करने के लिए नहीं थी और फिर जो एक गुजरात के नौजवान ने कहा कि मैंने तकरीबन 370 दफा मनाया तो मेरा फोन नहीं मिला जी। अगर भी तो इमरान न्याजी को अगर कोई पूछे या इंटरनेशनल इश्यूज हो या कौमी इश्यूज हो, तमाम तर कागजात के बावजूद
हम इन नलायकों के साथ बैठते रहे, सही, अस्करी क्यादत की लीडरशिप बैठती रही, सही, और था तो ये नालायक नहीं बैठता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमने तो उसको नहीं निकालना, ना हमने निकालना है। अब अगर वो किसी को पैगाम देना चाहते हैं तो हकीकत में वो एक्सपोज हो चुका है अपनी महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत को छुपाने के लिए। और कदगी यही है कि राणा हमारा साहब, मुल्क के मौजूदा इंटरनेशनल वज़ीर आज़म का ये कहना है कि महंगाई जो है वो उनकी वजह से नहीं हुई है। गुज़िश्ता हुकूमतों ने जो कर्जे लिए थे IMF से, उनकी किस्तें भी अदा करनी थी, जिसकी वजह से हमें मजबूर हो कि IMF के पास दोबारा जाना पड़ा। इसका खुद ही है फरमाने सल्तनत इमरानिया है कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा। अब पता नहीं रियासत मदीना का दावेदार ना खुदकशी करता है, कौम को खुदकशियों पर मजबूर कर दिया है। और ये जो हमारा इंटरनेशनल नोटा तेरी सर्वर गवर्नर लेके गए थे, उन्होंने क्या लंदन में बयान दिया था कि $1 के नतीजे में पाकिस्तान की तमाम असासों को गिरवी रख दिया गया है। फिर उनका ये तजारत इल्जाम दाऊद क्या कहता है, मुल्क दिवालिया होता है। और हकीकत में ये 20,000 अरब के जो कर्जे लिए गए हैं, ये ऑपोजिशन की नजर हो चुके हैं। और शबाशी का 100 अरब में लाहौर की मेट्रो बस, मुल्तान की और रावलपिंडी की बनाते हैं। और ये लड़ाई राणा साहब, मुझे मुख्तसर ये बता दीजिए कि लॉन्ग मार्च की तरफ अपोजिशन जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि अपोजिशन के अंदर भी इत्तेहाद उस तरह से नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27 तारीख को अलग सड़कों पर निकलने की बात कर रही है, आप लोग 23 मार्च की बात कर रहे हैं कि हमने वहां पे लॉन्ग मार्च करना है। लॉन्ग मार्च होगा नहीं होगा, क्योंकि जब से ये हुकूमत बनी है तब से अपोजिशन भी तारीख पे तारीख ही दी जा रही है कि आज हम लॉन्ग मार्च करेंगे, आज हम सड़कों पे निकलेंगे। क्या आपको लगता नहीं कि अपोजिशन भी करती कुछ है लेकिन कहती कुछ है? में अपोजिशन की जिम्मेदारी होती है हुकूमत को अवेयरनेस देना, पॉइंट्स को टेकअप करना, इश्यूज को उजागर करना। और आप ये देखें कि एक केंद्र से 126 दिन का डरने देने वाला 70 साल की उम्र में मैं कहता हूं कि उसकी लाइल्मी का ये हाल है कि वो हर कैबिनेट मीटिंग में मियां नवाज साहब से शुरू करता है, मियां नवाज साहब पर खत्म करता है। हम 30 मार्च से महंगाई मार्च करेंगे, असेंबलियों के अंदर भी बाहर भी एहतजाज होगा और पूरे पाकिस्तान से जो PDM के वर्कर हैं वो आएंगे। हकीकत में अब जो मियां नवाज साहब की डिमांड थी फेयर एंड फ्री इलेक्शन, अब ये मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले वो पाकिस्तान में होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है, लेकिन जाने से पहले एक बात लाजमी कहना चाहूंगी। हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक और हुक्म के मुताबिक हम सब ने कोरोना वैक्सीन लाजमन लगवानी है। SOPs पे फॉलो करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।